गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज के वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ कैपेसिटर के जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे हम हर क्वेश्चन में एक अलग कंसेप्ट सीख रहे होंगे, एक नया कंसेप्ट रिवाइज कर रहे होंगे। इस वीडियो को हमको हमारे बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही देखना है। ये वीडियो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज़ का सिर्फ वीडियो नहीं है। इस वीडियो के थ्रू जेई एडवांस के पीवाईक्यूज़ करते हुए हम रिवाइज भी करते रहे, ऐसा पर्पस है इस वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब वी नॉट पोटेंशियल हो और एक स्विच हो यहाँ पर और दूसरा स्विच हो यहाँ पर, ये S1 लिखें और ये अगर S2 लिखें। S2 के साथ वाले कैपेसिटर, इस सर्किट में जो कैपेसिटर, इस लाइन में जो कैपेसिटर हैं वो C1 और C2 हैं, और इस लाइन में जो कैपेसिटर हैं वो C3 हैं। अगर ये S1 क्लोज करते हैं और S2 ओपन रखते हैं तो बड़े ध्यान से देखो कि क्या हो रहा होगा। चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, C3 को चार्ज करने लगेगा। हमको क्या कहता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन, S1 क्लोज, S2 ओपन। ऐसे में C3 चार्ज हो रहा होगा। C3 इज फुल्ली चार्ज्ड, C3 क्या हो गया? फुल्ली चार्ज हो गया। अब इसके बाद फिर क्या किए कि देन S1 ओपन कर दिए, इस स्विच को ओपन कर दिए और इस स्विच को क्लोज कर दिए। तो अब सर्किट में सिर्फ ये वाला पार्ट है और यहाँ से कुछ चार्ज निकल करके इस वाले पार्ट में जाएगा और C1 और C2 में स्टोर हो जाएगा, है ना। हमको कहता है कि फाइनली यहाँ से कुछ चार्ज निकलता है और यहाँ पर जाता है। तो अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, चार्ज का ट्रांसफ़र जितना होना था हो गया है, उसके बाद इस पोजीशन पे C3 पे एग्जैक्टली 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो फाइनली आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन C3 हैज़ 5 माइक्रोकूलम। हमको बताना है कि C1 का जो अंदर का मटेरियल है एप्सिलॉन आर, ये कितना होगा। कैसे अप्रोच करें, क्या कंसेप्ट लगने वाला है, बड़ी ध्यान से देखो। कंसेप्ट है ये कैपेसिटर्स एंड चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना कौन से कंसेप्ट, कब तक होगा ऐसा कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। बट ध्यान से देखो कि जब हमने S2 क्लोज किया होगा फाइनली, तब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 और V मान लें, तो वही पोटेंशियल यहाँ भी है। इस चार्ज के फ्लो करने का यही रीज़न है कि ये चाहता है कि दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाए। तो फाइनली व्हेन ईच कैपेसिटर हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम, जब हर एक कैपेसिटर इक्विलिब्रियम में रीच कर गया होगा तो ज़रूर से दो सारे इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल अब जा कर के सेम हो गया होगा, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है? टू equalize the potential of the capacitors connected in पैरेलल। हाँ या ना बोलो। कब तक होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? जब तक सारे के सारे कैपेसिटर्स जो पैरेलल में है उनके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो बराबर ना हो जाए। ये एक कंसेप्ट है जो हमको यहाँ पे यूज़ करना है। साथ साथ में बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि जब C3 पे हम चार्ज निकाल रहे थे तो टोटल चार्ज उस पर कितना आया होगा। अगर S1 क्लोज किए होंगे, S2 ओपन रहा होगा, तो सल्यूशन लिखते हैं कि S1 क्लोज्ड था और S2 ओपन था।
ऐसे में C3 पे जो चार्ज आया होगा वो मान लेते हैं Q। अब Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। C जो है वो हमको क्वेश्चन में 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, V नॉट हमको 8 दिया हुआ है, तो 1 इंटू 8 रखें तो 8 माइक्रोकूलम आएगा ना, सही बात है। C3 आ गया। नाउ the S1 switch is open and S2 is closed. सही बात है। S2 जब क्लोज किए होंगे तो अब C3 से कुछ चार्ज फ्लो होके यहाँ पे आना चाहिए। सो 8 माइनस Q, और यहाँ पे भी Q आएगा और यहाँ पे भी Q ही आएगा क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। हमको कहता है कि ये जो फाइनल चार्ज जो इसमें है 5 के बराबर है, तो ज़रूर से Q 3 के बराबर है। ज़रूर से Q 3 के बराबर है कि नहीं? तभी तो यहाँ पे 5 बचा होगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस C3 is equals to potential across C1 and C2। C1 C2 के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल रहा होगा उतना ही C3 के अक्रॉस पोटेंशियल हो गया होगा, तो ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया होगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस C3 where C3 has 1 microfarad capacitance and charge 5 microcoulomb, तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q by C that is 5 volt is equals to C1 plus C2। C1 plus C2 अगर मुझे ऐड करना है, C1 plus C2 सीरीज में ऐड करना है तो कुछ इस तरह से C इक्विवेलेंट आएगा ना, और इसी को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। इस साइड का पोटेंशियल 3 बाई सी इक्विवेलेंट ही होता, और इसको अगर 5 के बराबर कर देते तो हम इस इक्वेशन के हिसाब से ऐसा इक्वेशन बना पाते। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि नेक्स्ट इस इक्वेशन में मैं 5 इधर रखूं, 3 इधर रखूं, मुझे पता है कि C1 और C2 1 माइक्रोफैराड है, पर C1 में एक डाइलेक्ट्रिक है जो एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है, तो C1 पहले तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था जो कि 1 के बराबर था, पर अब C1 एप्सिलॉन नॉट R इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गया होगा, जो कि 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है कि नहीं? पर C2 अभी भी 1 ही है क्योंकि C2 को चेंज नहीं किए हैं, C2 इज़ 1 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट R बाई 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट R। अब ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन गया, क्या इसको नहीं सॉल्व कर लेंगे? 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल्स टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट R। दिस implies 5 epsilon naught R minus 3 epsilon naught R is equals to 3. Epsilon naught R is 3 by 2, that is 1.5, and that is absolutely correct। यही था आंसर। तो ऐसे इस तरह से इस पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बड़े आराम से कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो और सोल्यूशन के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चा लोग, एक और क्वेश्चन मैं ले आ गया और फिर से इसमें कुछ बहुत अच्छा कंसेप्ट सीख रहे होंगे। ऊपर वाला प्लेट जो है वो A/3 एरिया से और नीचे वाला प्लेट 2A/3 एरिया से बीच में कहीं डिवाइडेड है, और ऐसे में ऊपर वाले प्लेट में कुछ एक मटेरियल रखा हुआ है और नीचे वाला प्लेट जो है उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। तो हमको कहता है कि अगर ये ऊपर वाले मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अगर ये ऊपर वाले मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका जब कैपेसिटेंस निकालें पर्टिकुलरली इस पार्ट का तो C1 आया, और पूरे कैपेसिटर का जब कैपेसिटेंस निकाले तो C इक्विवेलेंट के बराबर आया, C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट को ही हम C कहेंगे क्वेश्चन सोल्यूशन के दौरान।
और ऊपर वाले कैपेसिटर को ही हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को ही हम C1 कहेंगे कब इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दौरान। हमको कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले रीजन में है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पे E1 है, और अगर नीचे वाले रीजन में जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो उनका रेशियो बताओ। क्या E1/E2 1 होगा? क्या E1/E2 1/k होगा? क्या होगा? फिर चार्ज का रेशियो बताओ, फिर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेशियो बताओ। क्या कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? जब एक प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हो, है ना? बेसिक सी बात है, बेसिक सा कैलकुलेशन होता है, याद है ना सबको? दूसरा, दी इलेक्ट्रिक फील्ड inside a dielectric medium। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, उसके अंदर कुछ कैपेसिटेंस C हो और उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। अब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, कितना होता है, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाले ये डिस्कस कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन का मैं एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा जो बहुत रेयरली अवेलेबल है, और एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग लेंगे ताकि ये दोनों कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। चल तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो और फटाफट से सोल्यूशन पे ध्यान दो। क्या ध्यान दे रहे हैं हम? अब सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दोनों का C इक्विवेलेंट ही निकाल लेता हूँ। The C equivalent is C1 plus C2 as capacitors are in parallel। कैपेसिटर पैरेलल में है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एक ही प्लेट से कनेक्टेड है। मानो यहाँ 0 था, यहाँ V था, तो इसके अक्रॉस भी 0 होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी 0 होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा। होगा ना? अच्छा, C1 इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A। C1 वाले पार्ट का जो एरिया है वो A/3 है, तो A/3 बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा ना? यहाँ से एप्सिलॉन A बाई डी तो कॉमन आ जाएगा और बचेगा K+1। यही C के बराबर है। क्वेश्चन में हमको कह दिया था कि C इक्विवेलेंट ही C के बराबर लेना, तो C इक्विवेलेंट जब निकाल लिए उसको C के बराबर रख सकते हैं और ये होता है उसका वैल्यू। C1 ध्यान दो क्या होगा, सिर्फ उस पार्ट का कैपेसिटेंस जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, तो ये वाले पार्ट का जो कैपेसिटेंस है अभी अभी हम निकाले इसके बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे A/3 था तो बाकी बचे हुए पार्ट में 2A/3 लिखना चाहिए हमको, और अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ पे K/3 बचता और यहाँ 2/3 बचता, है ना? सो C इज दिस एंड C1 इज दिस। अब C और C1 का एक रेशियो भी पूछा है तो इसका ही रेशियो निकालते हैं, चेक करते हैं कि ऑप्शन सही है कि नहीं। सो C/C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K+2/3 बाई K एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 3। तो ये पार्ट इससे कट जाएगा और जो बचेगा वो बचेगा K+2/K। क्या ऐसा ही ऑप्शन में भी दिया है? तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ये बड़ी आसानी से कर पाते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत आने की बात नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा लोग कि हमको Q1 और Q2 भी चाहिए। सो Q1 इज नथिंग बट C1 इंटू V एंड Q2 इज नथिंग बट C2 इंटू V। अगर इसका रेशो चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता और Q1/Q2 इज इक्वल्स टू
C1V/C2 भी हो जाता। पोटेंशियल सेम था तो दोनों जगह V ही रखें, V कैंसिल हो गया, C1/C2 ही Q1/Q2 है, दैट इज नथिंग बट, अच्छा C1 क्या है, ऊपर वाला पार्ट, C2 क्या है, नीचे वाला पार्ट, Q1 क्या है, चार्ज इन दिस पार्ट, Q2 क्या है, चार्ज इन द लोअर पार्ट। तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, तो C1 कितना आ जाएगा, वही C1 C2 के रेशियो के बराबर है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और A जो एरिया है ऊपर वाले पार्ट का वो A/3 है और इसका डायलेक्ट्रिक K है, और नीचे आता है एप्सिलॉन नॉट 2A/3 और बाई डी। तो यहाँ से मैं क्या क्या कैंसिल कर सकता हूँ, A/3 A/3, एप्सिलॉन नॉट डी डी, ये कितना हो जाएगा, K/2 हो जाएगा, होगा ना। सो Q1/Q2 इज K/2, यहाँ लिखा है K/3, ये गलत हो गया। अब डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच में जहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पर यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक भी है, तो यहाँ पे होगा सिग्मा बाई की एप्सिलॉन नॉट। E2 दैट इज दिस पार्ट, इसका कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक मीडियम 1 है। अब ये सिग्मा मैं सिग्मा 1 लिखता हूँ, ये सिग्मा मैं सिग्मा 2 लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए जो सिग्मा है वो सिग्मा 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लिए सिग्मा है जो सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, Q1/A1 इंटू के एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर वाले चार्ज को Q1 माने थे, नीचे वाले को Q2 माने थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त जो हमको सिग्मा रखना है वो रखना है Q1/A1। ऊपर वाले का एरिया A/3 है, सो Q1/A/3 इंटू के एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होगा ना। अच्छा, E2 इज इक्वल्स टू Q2/A2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले पार्ट का एरिया 2A/3 है, सो Q2/2A/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमको E1 और E2 का रेशियो चाहिए, पर ध्यान से देखो कि E1 E2 का जब रेशियो निकालेंगे तो Q1 Q2 का भी रेशियो आएगा, और Q1 Q2 का रेशियो पहले ही निकाल चुके हैं। जब यहाँ पे Q1/Q2 दिख रहा होगा तो हम K/2 पुट कर सकते हैं। E1/E2 is equals to Q1/A/3 K एप्सिलॉन नॉट बाई Q2/2A/3 इंटू 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट A/3 कट जाएगा, और क्या बचेगा, Q1/K इंटू Q2 इंटू 2, Q2 इंटू 2। अब Q1/Q2 क्या निकाले थे, K/2, तो ये लिखते 2/K इंटू K/2। ये जो Q1/Q2 है इसको मैंने K/2 से रिप्लेस कर दिया, ये 1 हो गया। E1/E2 इज 1, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। इस तरह से ये सॉल्व होता। क्या डेफिनेटली हम इसमें कंसेप्ट जो था वो बहुत क्लियरली समझ चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर से जेईई एडवांस्ड का हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमको क्या कहता है कि अगर स्विच जो है वो है S1 और S2, यहाँ पे स्विच है S1 और यहाँ पे स्विच है S2। अब क्या होता है कि ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इन 4 ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज बताए गए हैं। हम अपने दिमाग में ही एक सिनारियो पहले इमेजिन करें कि S1 अगर क्लोज करते हैं और S2 अगर ओपन रखते हैं, S1 अगर क्लोज करते हैं, S2 अगर ओपन रखते हैं, तो क्या हो रहा होगा कि इस सर्किट में करंट बहने लगेगा, और इस सर्किट में जो करंट बहने लगेगा वो इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा होगा, है ना।
और फाइनली जब फुल्ली चार्ज हो जाए कैपेसिटर तो करंट बहना बंद हो जाएगा। अच्छा, मानो S1 क्लोज किए और बहुत टाइम बाद मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड। इफ द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड एट दिस इंस्टेंट अनदर S2 स्विच दैट इज हियर इन द मिडल ऑफ द सर्किट, इसको भी बंद कर दिया गया। अब इसको भी जब बंद कर दिए तो अब ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा होगा और हो सकता है यहाँ पे और चार्जेस आए, हो सकता है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो हम कंसेप्ट सीखेंगे वो है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस एंड application of KVL in the circuit. कैपेसिटेंस रिएक्टेंस में कैपेसिटेंस रिएक्टेंस सर्किट हो तो केवीएल कैसे लगाएं, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये और इससे बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। तो फटाफट से इन्फॉर्मेशन लिख लो और उसके बाद सोल्यूशन पे चलते हैं। ध्यान दो बच्चा लोग, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इफ द की S1 इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वोल्टेज C1 इज 4 वोल्ट। C1 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो कितना है ये बताना है। अगर S1 बहुत देर तक क्लोज रहा, अगर सिर्फ S1 क्लोज रहा तो हम सर्किट को कैसे बना सकते हैं, इस तरह से ये क्लोज कर दिए होंगे और अब इस सर्किट को मैं बना सकता हूँ PQ वाले पार्ट को हटा करके। तो यहाँ पे एक C4 आ जाएगा, यहाँ पे एक बैटरी आ जाएगा, यहाँ पे एक 30 ओम रजिस्टर आ जाएगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर C3 आ जाएगा और नीचे से ये कनेक्ट हो रहा है 100 ओम से 100। फिर बीच में जो PQ वाला पार्ट है उससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि सर्किट S2 तो ओपन ही। C1 वाला पार्ट ऐसे लिखें, 70 ओम इधर लिखें और इसको ज्वाइन कर दें। 70 100 C1 C4 है ये 5 वोल्ट 30 ओम C3, इतनी ही कहानी है। अब क्वेश्चन में हमको C1 C2 C3 C4 दे दिया था। C1 C2 कहता 10 और 30, C3 C4 कहता 80 और 80। इस कैपेसिटेंस का को बड़े ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सर्किट को, और सोचो कि इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। क्या सारे के सारे कैपेसिटेंस मुझे सीरीज़ में दिख रहे हैं, क्या सारे के सारे रेजिस्टेंस मुझे सीरीज़ में दिख रहे हैं, तो मैं इनका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बना सकता हूँ कि नहीं। इक्विवेलेंट CR सर्किट, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही किया जाए कि सबसे पहले C इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट में एक सर्किट बना लिया जाए। ये हमको क्या करेगा, अंत में हमको ये मदद करेगा पता करने के लिए कि पूरे C इक्विवेलेंट, अगर ये सारा कैपेसिटर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरह बिहेव कर रहा होता तो इसमें कितना चार्ज आता, और फिर हम हर एक के अक्रॉस चार्ज डिवाइड कर सकते हैं और पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ही पूछा है हमको, है ना। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट मल्टीपल कैपेसिटर सीरीज में हो तो 1/C1 1/C4 1/C3 करेंगे। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 + 100 + 70 200।
ध्यान दो बच्चा लोग कि C1 C4 C3 का वैल्यू अगर हमको पता है तो हम इसको पुट किए तो क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 2/80। ये कितना हो जाएगा, 2 से 80 को 40 टाइम्स में काटे, 40 नीचे लिखे, प्लस 1 करें तो ये 1/C इक्विवेलेंट के बराबर है। ऐसे में क्या C इक्विवेलेंट 40/5 आ गया, तो ये 8 हो गया। अब मैं इस पूरे सर्किट को, जब मैंने स्विच S1 क्लोज किया तो इस पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया है और मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया है 200, C इक्विवेलेंट निकाल लिया है 8 माइक्रोफैराड और जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट के बराबर है। तो क्या बड़ी आसानी से इसके थ्रू चार्ज निकाल पाएंगे। चार्ज टोटल, ये टोटल चार्ज फुल्ली चार्ज कब हो जाएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। So if the switch S1 is closed for a long time, the charge on the equivalent circuit is 8 into 5, 40 माइक्रोकूलम होगा ना। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर जब ये S1 क्लोज किए होंगे, ये पूरा का पूरा सीरीज़ में आ गया होगा, सीरीज़ में हर एक जगह चार्ज सेम रहता है, तो C1 के अक्रॉस भी 40 माइक्रोकूलम ही रहेगा, C4 के अक्रॉस भी 40 माइक्रोकूलम ही रहेगा, C3 के अक्रॉस भी 40 माइक्रोकूलम ही रहेगा। अब C1 के अक्रॉस जो 40 माइक्रोकूलम है, उसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आता वो मैं क्या कहता, V इज इक्वल्स टू Q/C1। हमको क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है ये बताओ, तो V1 इज इक्वल्स टू Q/C1। Q इज इक्वल्स टू 40 माइक्रोकूलम और C1 का वैल्यू कितना दिया है 10, तो ये 10 माइक्रोफराड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल किए, ये 4 वोल्ट के बराबर आ रहा है। क्वेश्चन में हमको 4 वोल्ट दिया हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। अब ध्यान दो कि जब S1 क्लोज रहा होगा तो कौन सा प्लेट कितना चार्ज हुआ ये तो हम निकाल लिए 40 40 40, पर कौन सा प्लेट पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, कौन सा प्लेट नेगेटिव चार्ज रहा होगा ये भी निकाल सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ चार्ज नेगेटिव आएगा। फिर से ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। फिर से ये पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो 3 कैपेसिटर और तीनों में चार्ज निकाल लिए, तीनों में चार्ज किस तरह से, कौन से साइन से अरेंज्ड है ये भी निकाल लिए। अगले बार क्वेश्चन में हमको क्या कहता है कि अगर S1 क्लोज किए लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसे में सारा कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा। अच्छा, पर इसके बाद अब रुक नहीं गए, इसके बाद S2 भी क्लोज कर रहे हैं और जैसे ही S2 क्लोज कर रहे हैं, जैसे ही S2 क्लोज कर रहे हैं, तुरंत तुरंत एट दिस इंस्टेंट दी सर करंट अक्रॉस 30 ओम इज 0.2 एम्पियर। जो 30 ओम है इसके अक्रॉस करंट कितना है हमको ये पूछा। अब इसका अक्रॉस अगर करंट निकालना है और क्लोज करते ही इंस्टेंट पे निकालना है, पर्टिकुलरली उस इंस्टेंट पे जिस टाइम ये सर्किट क्लोज किया गया हो, ये कैपेसिटर एक क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द कैपेसिटर बिहेव्स एज क्लोज्ड सर्किट और इट हैज़ जीरो पोटेंशियल अक्रॉस इट, या फिर करंट अक्रॉस इट इज मैक्सिमम। यहाँ से लेट्स सपोज करंट I फ्लो करता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे वो I1 गया हो, लेट्स सपोज यहाँ से I2 गया हो। अब यही करंट आगे जाएगा इस तरह से और वापस बैटरी में एंटर करेगा, यही करंट इस डायरेक्शन में आगे जाएगा और वापस बैटरी में एंटर करेगा, है ना। फिर ये एक लूप बनेगा और एक लूप ये बनाएंगे। लेट्स सपोज इसको लूप 1 नाम देते हैं, इसको लूप 2 नाम देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन तो आएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2
और बाकी दोनों लूप से 2 इक्वेशन और आएंगे। हमारे पास i1 i2 ये 3 वेरिएबल हैं। इन्हीं 3 वेरिएबल को सॉल्व कर लें तो क्या बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि 30 ओम से कितना रेजिस्टेंस जा रहा होगा, है ना। यहाँ से करंट निकलता हुआ जब कैपेसिटर पे पास करता है और जब सर्किट में हम इस तरह से घूमते हैं, इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हमने ये की क्लोज किया, तो इस सर्किट में जो भी कैपेसिटर के पास जितना भी चार्ज था वो अब बदल जाएगा क्या? वो अभी भी कांस्टेंट रहेगा, वो अभी भी जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा। क्या रीज़न है कि जस्ट उस इंस्टेंट पे ही एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पे 40 माइक्रोकूलम ही चार्ज है, इस पे भी 40 माइक्रोकूलम ही चार्ज है, इस पे भी 40 माइक्रोकूलम ही चार्ज है। सबका कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है, तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल बता पाएंगे। तो मानो कि हमको इस सर्किट में घूमना था, तो कैपेसिटेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा ये बताने के लिए Q बाई सी करना चाहिए। इसके क्रॉस चार्ज है 40 माइक्रोकूलम, इसके क्रॉस चार्ज है 40 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 80। तो 40 बाई 80 प्लस माइनस और 5 वोल्ट। अच्छा, 5 वोल्ट माइनस में आया क्योंकि इस साइड में लोअर पोटेंशियल था। फाइनल पोजीशन पे हम अगर इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो फाइनल पोजीशन पे लोअर पोटेंशियल होने के वजह से क्या हुआ होगा कि चेंज नेगेटिव आया होगा। ये लिखेंगे -30 इंटू I2, और यहाँ से फिर से Q बाई सी का पोटेंशियल आएगा, दैट इज 40 बाई सी। कैपेसिटेंस C3 कितना है? 80 ही तो है। यहाँ से जब करंट गया तो वापस 100 इंटू I2 हो जाएगा, और वापस बैटरी में जाते वक्त ये +10 होगा, और यहाँ पे -30 इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो कैसा इक्वेशन बन रहा होगा ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये हो जाता है हाफ, ये हो जाता है हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस 10 -5 इज 6, -30 I2 -100 I2 -30 I is equals to 0. So 130 I2 is nothing but 60 minus 30 I. So I2 is 6 minus 30 I by 130. कुछ इस तरह का इक्वेशन बन रहा है I2 और I के बीच में। तो I2 का वैल्यू हम क्या निकाल लिए? 6 minus 30I by 130। अब इसी को डिवाइड करूँ मैं, अब इसी को इसी तरह से सेकेंड लूप के में अगर अब लगाएंगे KVL, तो I1 आ जाएगा। यहाँ से चले -30 इंटू आई, फिर आगे बढ़े। अब कैपेसिटेंस में ध्यान दो कि हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। हमारा ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल कम है, इसका मतलब चेंज नेगेटिव होगा, -Q/C। और इस लूप में जितना करंट जाने लग रहा था वो हमने I1 लिया, तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो -70 इंटू I1 होगा। वापस सर करंट यहाँ पे आता है और बैटरी को क्रॉस करता है, +10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। -70 I1 +10 वोल्ट -30 I। अच्छा, charge across this capacitor is 40 microcoulomb. Capacitance is C1, that is 10 माइक्रोफराड। तो ये हो जाएगा 4 - 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6 - 30I इज इक्वल्स टू 70I1, एंड I1 इज इक्वल्स टू 6 - 30I बाई 70 होगा ना। इसी I1 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो इस इक्वेशन में बड़े केयरफुली देखो कि I के साथ दिस प्लस दिस करेंगे तो I के में एक वेरिएबल आ गया, और इसको ऐड करते ही I का वैल्यू आ जाएगा। I इज इक्वल्स टू 60 - 30I। 60 - 30I कॉमन ले लें क्या? बिल्कुल ले लेंगे। 1/70 + 1/30
130. So I is equals to 6 minus 30 I 910 और यहाँ आ जाएगा 13 plus 7. So 910I is equals to 6 minus 30I into 20. अब 0 से 0 कट गया. 91I is equals to 12 minus 60I. This implies 12 is equals to 91I plus 60I. होगा ना, है कि नहीं? यहाँ से I कितना आ जाएगा? 12 बाई 151. इतना करंट फ्लो कर रहा होगा. अब लगभग 12 बाई 151 कितना होता है? 0.08 एम्पियर होता है. हमको तो क्वेश्चन में हमको ऑप्शन में क्या दिया था कि एट टी टाइम 0 पे S1 जब क्लोज किए इंस्टेंटेनियसली जब करंट निकालना है तो क्या वो 25 मिली एम्पियर है? ऐसा नहीं है, वो 0.08 एम्पियर है. तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल देख के घबराना नहीं था, करते जाना था विश्वास रख करके, और लास्टली जो करंट का वैल्यू आता वो 0.08 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है. ध्यान दो बच्चा लोग, डी पे आ जाते हैं. इफ की S1 इज केप्ट क्लोज्ड. इफ की S1 इज केप्ट क्लोज्ड, S1 माने ये वाला की, और इसको अगर क्लोज रखे इसका माने द वोल्टेज अक्रॉस P एंड Q इज 10 वोल्ट. ऐसा है क्या? क्या P और Q के बीच में जो वोल्टेज है वो 10 के बराबर है क्या? अगर S1 क्लोज्ड है तो S2 अगर क्लोज नहीं करने कहा, सिर्फ S1 क्लोज करने का हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो S2 को ओपन मानेंगे. सो S2 इज ओपन एंड S1 इज क्लोज्ड. ठीक बात है. अच्छा, नेक्स्ट, P और Q के बीच में बहुत लॉन्ग टाइम बाद उतना ही पोटेंशियल होगा जितना पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा. बहुत लॉन्ग टाइम बाद अब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज्ड हो गए होंगे, इस पे चार्ज आ गया होगा 40 माइक्रोकूलम्ब जैसा कि पहले डिराइव करे थे, और C1 10 ओम के बराबर है, 10 माइक्रोफैराड के बराबर है. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 4 है ना. पर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ भी है, वही पोटेंशियल यहाँ भी है, क्योंकि PQ इस सर्किट में इस पार्ट से पैरेलल में है. सो PQ के अक्रॉस बहुत लॉन्ग टाइम बाद 4 वोल्ट है, 10 वोल्ट नहीं है. तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता, और तीसरा चौथा गलत हो जाता. अब दूसरा भी एनालाइज कर लेते हैं कि अगर की S1 क्लोज्ड था लॉन्ग टाइम तक, देन की S2 इज ऑल्सो क्लोज्ड, देन एट दैट इंस्टेंट करंट अक्रॉस 30 ओम इज 0.2 एम्पियर. ये भी गलत है. सी एनालाइज कर लेते हैं. एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द की S1 इज क्लोज्ड, द इंस्टेंटेनियस करंट इन दिस क्लोज्ड सर्किट इज 25 मिली एम्पियर. जैसे ही S1 क्लोज किए होंगे वैसे ही सारे कैपेसिटर्स को अगर मैं क्लोज्ड सर्किट मान लूँ तो ऐसा सर्किट बनेगा 5 वोल्ट, 30 ओम, 70 ओम, 100 ओम. एट t इक्वल्स टू 0 ऑल कैपेसिटर्स बिहेव एज अ क्लोज्ड सर्किट. पोटेंशियल्स के अक्रॉस 0 होता है, करंट मैक्सिमम होता है. तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 तो की S1 इज क्लोज, द इंस्टेंटेनियस करंट इन दी क्लोज सर्किट इज 25 मिली एम्पियर. कैसा है देखते हैं. 5 बाई 70, 30, 100, 200. तो ये कितना हो जाएगा? ये डेफिनेटली 25 मिली एम्पियर हो जाएगा, एंड इट्स करेंट.
तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनिशियली हम जो करंट निकाले थे वो ऑप्शन बी के हिसाब से निकाले थे। ऑप्शन सी के हिसाब से जो करंट निकालना है वो हमको S1 के क्लोज करने के जस्ट बाद निकालना है, जिसका एनालिसिस अभी किए और वो 25 मिली एम्पियर डेफिनेटली आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से KVL लगाना होता अगर RC सर्किट में लगाते तो। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मल्टीपल प्लेट्स हैं और मल्टीपल प्लेट्स की वजह से कैपेसिटर बन रहा है। मैं हर दो प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर मान सकता हूँ। माने कि इसका लेंथ A दिया है और ये स्क्वायर है, तो किसी भी दो प्लेट, यहाँ से कोई भी दो प्लेट ले लेते और यहाँ अगर रखते तो ऐसे में इसके बीच में लेट्स सपोज कैपेसिटर जो है वो C नॉट के बराबर है, तो क्या लिख पाते कि एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई डी। तो C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई डी हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है। हमको कहता है कि अगर इसमें कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, अगर इसका C इक्विवेलेंट निकालना है और C1 और C4 के बीच में निकालना है, और इस दौरान जब हम निकाल रहे होंगे तो S2 और S3 कनेक्टेड नहीं है, तो कितना होगा कैपेसिटेंस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 और 4 के बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालने बोला, तो 1 और 4 के बीच में बैटरी इमेजिन करेंगे। 1 2 3 4, 1 और 4 के बीच में बैटरी इमेजिन करेंगे। कहता कि बीच में दो 2 और 3 है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में कैपेसिटर प्लेट्स बन रहा होगा, इन प्लेट्स के बीच की वजह से एक कैपेसिटर बन रहा होगा 1 एंड 2, और 2 फिर 3 के साथ बना रहा होगा 2 एंड 3, और 3 फिर 4 के साथ बना रहा होगा 3 एंड 4, और इन ये कनेक्टेड रहे होंगे बैटरी से। अभी अभी हमने डिसाइड किया था कि हर दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस निकालते तो वो C नॉट के बराबर ही आता। तो यहाँ पे अगर 3 कैपेसिटर रखे हैं तो हर एक का C नॉट होगा, और क्योंकि ये सीरीज़ में है इनको ऐड करें तो C नॉट बाई 3 आएगा, C नॉट बाई 3 आएगा सीरीज़ में। तो 1 बाई C इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, दैट इज C नॉट बाई 3। तो पहले का C नॉट बाई 3 सही हो जाएगा, ये वाला, है ना। इस तरह से वीडियो पॉज करके बाकी सारे सवाल को ट्राई करो, और मैं यहाँ पे साथ साथ में करते भी जाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 जब S2 और S3 कनेक्टेड है, इस बार कनेक्ट कर दिए और S1 और S4 के बीच में ही निकालना है, तो देखते हैं डायग्राम कैसा बनेगा। वन और 4 के बीच में निकालना है, तो बैटरी 1 और 4 के बीच में हो, 2 और 3 को शॉर्ट किया गया, तो 2 और 3 के बीच में मैं एक स्ट्रेट वायर बना दूं। नाउ 2 और 3 के बीच में ये जो पार्ट है, अब ये कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सीधा चार्ज 2 से 3 पे इस वायर के थ्रू जा सकता है। अच्छा, 1 और 2 के बीच में तो एक है अभी भी, और 2 और 3 कनेक्टेड है, तो दो मेटल प्लेट्स जिनको मैं कनेक्ट कर दूं कंडक्टिंग वायर से, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब दोनों में पोटेंशियल सेम होगा। 2 और फिर 4 के बीच में एक और प्लेट है, अब इसको मैं यहीं पे बना सकता हूँ, 2 के आगे 2 और ये 4। 2 क्यों लिखे इसको, 3 और 2 सेम पोटेंशियल पे होने की वजह से हम 3 को मान सकते हैं कि 2 के पोटेंशियल के ही बराबर है। तो अगर यहाँ पे जो भी कैपेसिटर बन रहा होगा उसको मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वो 2 4 के बीच में ही बन रहा है, इस तरह से।
सेकेंड केस का ये होता इक्विवेलेंट सर्किट और इसका आंसर C0/2 होता। थर्ड केस, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 व्हेन S2 एंड S4 आर शॉर्टेड। अब S2 और S4 कनेक्ट कर दिए और S1 और S3 के बीच में बैटरी लगाएं। अब S1 और S3 के बीच में बैटरी लगाएं और S2 और S4 को कनेक्ट कर दिए। तो S2 और S4 को कनेक्ट करो इस तरह से और S1 और S3 के बीच में बैटरी लगाएं इस तरह से। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा अब ये देखते हैं। ध्यान दो 1 और 2 के बीच में एक प्लेट होता और 2 क्योंकि 4 से कनेक्टेड है तो इसको भी मैं 2 ही मान सकता हूँ। तो 1 और 2 के बीच में एक बनेगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच में एक बनेगा। अब 2 से एक वायर निकालें और एक और प्लेट बनाएं तो ये भी 2 ही है और इस यहाँ पे एक 3 रखें। अच्छा, 2 और 3 के बीच में एक और प्लेट बन रहा है। ये जो कैपेसिटर है अगर 2 4 के बराबर है तो इसको मैं 2 ही मान लेता हूँ और 2 और 3 के बीच में एक और प्लेट बन रहा है ऐसा भी मान लेता हूँ। 3 से एक कनेक्ट किए 3 ही हो गया और यहाँ पे 2 आया और ये कनेक्शन बना। अब 1 और 3 के बीच में बैटरी है तो 1 से स्टार्ट किए, बैटरी बनाए और 3 पे बनाए। ये कुछ रहा होगा। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नीचे वाला दो कैपेसिटर ऐड हो जाता और ये हो जाता सीरीज पैरेलल में ऐड। तो इसके इक्विवेलेंट में एक क्या बना सकता हूँ, एक 2C0 बना सकता हूँ कैपेसिटर। बैटरी अभी भी कनेक्टेड है और ये C0 है। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में हैं। इसका मतलब कि इनका अब हमको एडिशन करना है इस मेथड से, जो कि एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा 2C0/3। तो ये हो जाता है इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 1 और 2 के बीच में चाहिए। 3 और 1 शॉर्ट कर दिए, 3 के बीच में और 1 के बीच में एक वायर होगा और 2 और 4 भी शॉर्ट कर दिए, 2 और 4 के बीच में भी एक वायर होगा। तो 2 का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही 4 का हो जाएगा, जितना 1 का होगा उतना ही 3 का हो जाएगा। ध्यान दो बच्चा लोग कि अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम प्लेट को लाइंस के फॉर्म में देख के अरेंज कर पाएँ तो इससे विजुअलाइजेशन और क्लियर हो जाता है, इमेजिन और ठीक से कर पाते हैं। 3 और 1 को कनेक्ट करना है तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, ये कनेक्ट हो गया। 2 और 4 को कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट हो गया। अगर 2 4 से कनेक्टेड है तो जितना 2 का पोटेंशियल है उतना ही 4 का भी पोटेंशियल होगा। अगर 1 3 से कनेक्टेड है तो जितना 1 का पोटेंशियल है उतना ही 3 का भी होगा। अब 1 और 3 के बीच में बैटरी भी है। तो ध्यान दो कि 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा होगा और 2 के साथ जो ये वाला प्लेट है ये भी तो 1 ही है, तो 2 और 1 के बीच में एक और बन रहा है। अच्छा, अभी तक 1 और 2 के बीच में बनने लगे, एक ये और एक ये। अच्छा, अगला देखो, ये भी 1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में एक और बन रहा है। तो 1 2, 1 और 2 के बीच में टोटल 3 प्लेट्स बन रहे हैं और ये बैटरी से कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो जाता, अगर हर एक का प्लेट का C0 है तो पैरेलल में 3 कैपेसिटर ऐड हो तो 3C0 हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हम रिवाइज़ करते हुए और भी क्वेश्चंस जेईई एडवांस के अगले टॉपिक का भी करेंगे। तो अगला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, फटाफट रिवाइज़ कर लो ताकि मेरे साथ यहाँ पे जब क्वेश्चन आए तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख के सॉल्व करते जाओ और रिवाइज़ होते जाए।